नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगर ऐसा किया तो 100% टैरिफ लगेगा डॉलर पर। ट्रंप की ब्रिक्स देशों को चेतावनी। आगे जिक्र होगा कि जिस चीनी डीप सीक एआई से अमेरिका में आया भूचाल, उसने भारत चीन युद्ध और अरुणाचल को लेकर दिए ऐसे जवाब। क्या जवाब दिया है आपको बताएंगे दोस्तों। आगे जिक्र होगा कि आखिर कौन सी विदेशी चिंगारी संसद सत्र को भड़का रही थी। बजट से पहले पीएम मोदी का तीखा वार। आगे जिक्र होगा कि दिल्ली को घालमेल नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए, द्वारिका की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। और आगे आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले झटका। महरौली से विधायक नरेश यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। कहा अगर ऐसा किया तो 100% टैरिफ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की ये चेतावनी भारत के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ लहजे में कह चुके हैं कि ब्रिक्स में शामिल देश डॉलर की जगह लेने वाली कोई नई करेंसी ना बनाएं और ना ही किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करें। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें यकीनन तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बारे में लिखा है कि हमें ब्रिक्स देशों से ये भरोसा चाहिए कि वो ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना ही अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य करेंसी का समर्थन करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बदले में 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए अमेरिका के बाजार के रास्ते बंद हो जाएंगे और वो अपने लिए किसी अन्य बेवकूफ़ देश को ढूंढ सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल मार्केट में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और कोई भी देश ये कोशिश करता है उसे टैरिफ को नमस्ते कहना चाहिए और अमेरिका को अलविदा। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रंप की इस पोस्ट से साफ है कि अगर नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने या डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य विकल्प का समर्थन करने की कोशिश होगी तो ब्रिक्स देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने पहले ओवल ऑफिस में भी अपनी बात दोहराई थी, जहाँ उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिक्स देशों को डॉलर से दूर जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान का हवाला देते हुए इस विचार को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका कमजोर स्थिति में है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ब्रिक्स देशों पर प्रभाव रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिस चीनी डीप सीक एआई से अमेरिका में आया भूचाल, उसने भारत चीन युद्ध और अरुणाचल पर दिए ऐसे जवाब। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी दिलचस्पी एआई में है तो यकीनन आप भी डीप सीक का नाम सुन ही चुके होंगे। कई दिनों से अमेरिका समेत दुनिया में चाइनीज़ एआई चैटबॉट डीप सीक की खूब चर्चा हो रही है। चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम डीप सीक की वजह से अमेरिका में तो जैसे हड़कंप ही मच गया हो। जिस एआई सेक्टर में अमेरिका का दबदबा छाया हुआ था, वहाँ डीप सीक की एंट्री से अमेरिकी एआई सेक्टर को चुनौती मिलती दिख रही है। जब पूरी दुनिया में डीप सीक की जमकर चर्चा हो रही है, इस बीच चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक ने दावा किया है कि उसने एक एआई असिस्टेंट विकसित किया है जो कि ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई जैसे एआई मॉड्यूल जैसा ही काम करता है। हालांकि बाकी चीनी एआई मॉडल की तरह इस पर भी चीनी सरकार की सेंसरशिप है, और यही वजह है कि ये चीन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की जानकारियां नहीं देता। डीप सीक को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार, भारत चीन संबंध, चीन ताइवान संबंध और अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे जैसे विषयों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। अगर आप चीनी एआई से 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बारे में पूछेंगे तो ये इसका जवाब देने से मना कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसको लेकर के ये खुल के जवाब नहीं देता है। डीप सीक चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस पर चाइना का सेंसरशिप अभी भी बरकरार है, और चीन को घेरने वाले जो सवाल हैं उसके जवाब को ये देने से बचता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आखिर कौन सी विदेशी चिंगारी संसद सत्र को भड़का रही थी। बजट से पहले पीएम मोदी का तीखा वार। जी हाँ दोस्तों, अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर बोलते हैं जिसका विश्लेषण राजनीतिक पंडित करते
ही रह जाते हैं। इसी कड़ी में संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद ये पहली बार है जब किसी संसद सत्र से पहले विदेश से कोई चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की गई। वह असल में विपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे थे कि पहले हर सत्र से पहले कुछ लोग शरारत करने को तैयार रहते थे और देश में भी कई लोग ऐसे होते थे जो इन विदेशी चिंगारियों को हवा देने में पीछे नहीं हटते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बदलाव है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दरअसल शनिवार को पेश होने जा रहे अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए विशेष कृपा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये बजट देशवासियों के भीतर नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और नवोन्मेष, समावेश और निवेश यानी कि इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और इन्वेस्टमेंट ही देश के आर्थिक विकास का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट उसमें एक नई मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस बजट सत्र में हम देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा होगी और व्यापक विचार विमर्श के बाद वो देश की ताकत बढ़ाने वाले कानूनों के रूप में सामने आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली को घालमेल नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए, द्वारिका की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सभी पार्टियां जमकर प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि दिल्ली वालों ने ठान लिया है आपदा वालों को भगाना है और इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को घालमेल वाली नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि जब भी द्वारका आता हूं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की याद आना स्वाभाविक है। मेरा सौभाग्य है कि गुजरात में द्वारका की सेवा का मौका मिला है। भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहाँ भव्य यशोभूमि का निर्माण कराया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा झटका, महरौली से विधायक नरेश यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल महरौली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस फैसले को लेकर उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका लगा है। नरेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और उन्होंने लिखा कि मैंने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति के लिए यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन आज कहीं भी ईमानदारी नज़र नहीं आ रही है। मैंने महरौली विधानसभा सीट पर पिछले 10 साल से लगातार 100% से ज़्यादा ईमानदारी से काम किया है। महरौली की जनता जानती है कि मैंने ईमानदारी की राजनीति, अच्छे व्यवहार की राजनीति और काम की राजनीति की है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी और अब खाते में आएंगी 19वीं किस्त के पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं जानती है। सरकार की योजनाओं का लाभ देश के लाखों करोड़ों लोगों को मिलता है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है, इसीलिए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी खास तौर पर कई योजना लेकर आती है। साल 2018 में भारत सरकार ने किसानों को सीधा आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत सरकार सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि देती है। सरकार साल में 3 किस्तों के जरिए ये राशि किसान के खाते में भेजती है। योजना में अब तक 18 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्द ही पूरा होने वाला है। पीएम मोदी जल्द 19वीं किस्त जारी करेंगे। रुक करते हैं
अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब तो पीएम मोदी ने भी दे दिया संकेत, मिडिल क्लास के लिए होंगे बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट अब किसी भी वक्त पेश हो सकता है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संकेत दिया है। 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया में बातचीत में उन्होंने जो बातें कही हैं उससे संकेत मिला है कि मिडिल क्लास पर सरकार मेहरबानी दिखाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में नई ऊर्जा और भरोसा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो गरीब मध्यम वर्ग को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ये गौरव की बात है कि इंडिया ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में 75 साल पूरे कर लिए हैं। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई है और बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में जिस तरह से मिडिल क्लास और गरीब लोगों की चर्चा की, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि सरकार यूनियन बजट में मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बड़े ऐलान करेगी। गरीबों के लिए बड़ी स्कीम आ सकती है, जबकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाने के ऐलान हो सकते हैं। महिलाओं के लिए सरकार बड़ी स्कीम का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप भारत के दोस्त या दुश्मन, विदेश मंत्री जयशंकर ने आसान भाषा में समझा दिया। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर खुलकर बात की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एक संवाद सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध हैं। उन्होंने वैश्विक कूटनीति की बदलती प्रकृति और भारत के दृष्टिकोण पर अपनी बात रखी। सत्र में जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के मित्र हैं या शत्रु, तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने हाल ही में उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, हमें अच्छा व्यवहार मिला और मेरा मानना है कि वो एक अमेरिकी राष्ट्रवादी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूसी नेता ने पुतिन की हत्या की साजिश के दावों पर दी न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। अमेरिकी पत्रकार ने किया था दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी संसद के अध्यक्ष वाचेस्लाव वोलोडिन ने एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की साजिश किसी भी साजिश के विनाशकारी नतीजे होंगे और इसमें परमाणु युद्ध की संभावना भी शामिल है। रूसी संसद के अध्यक्ष वोलोडिन ने टेलीग्राम के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश, तो क्या इसके बारे में चर्चा करना भी एक अपराध है और ये वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता है। उन्होंने कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसे एक जांच के आधार के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने रूस के लोगों से अपील की है कि वो अपने देश के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों की गंभीरता को समझें। अमेरिका के जाने माने पत्रकार और कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन ने सोमवार को अपने एक विस्फोटक दावे से तीखी बहस छेड़ दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया था कि अमेरिका की जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश की थी। कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट द टकर कार्लसन शो में जो बाइडेन प्रशासन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में 2 दिन में पहुंची यूपी की आधी आबादी के बराबर भीड़। प्रयागराज में कैसे मची भगदड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मंगलवार और बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। करीब 12.5 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर था। प्रशासन ने भीड़ के प्रबंधन के लिए इंतजाम किए थे, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की अपील को नज़रअंदाज कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया था कि वो अपने नज़दीकी घाट पर स्नान करें और संगम नोस क्षेत्र में अधिक भीड़ न करें, जहां जगह सीमित थी। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे कुछ श्रद्धालु अखाड़ा मार्ग पर लगे बैरिकेड्स पार कर गए और ये मार्ग विशेष रूप से अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के जुलूस के लिए तय किया गया था। बैरिकेड्स तोड़ने की इस प्रक्रिया में कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद बढ़ती भीड़ ने उन लोगों को कुचल दिया जो पहले से ही स्नान के लिए सुबह का इंतजार कर रहे थे। इस अफरा तफरी ने पूरी मेला क्षेत्र को असुरक्षित बना दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेंगे मौसम। यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कैसे होंगे अगले 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते फरवरी महीने के पहले सप्ताह में उत्तर भारत में मौसम बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 16 राज्यों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं लगभग 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राहत की बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिम पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय है और वहीं 1 से 3 फरवरी के बीच 2 नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बिगड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भगवंत मान के दिल्ली आवास पर पुलिस ने की छापेमारी, सीएम आतिशी का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा हाई है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास पर रेड हुई है। रेड की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। आतिशी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस पर भाजपा की कथित गड़बड़ियों को नजरअंदाज करते हुए एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अनुचित तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि भाजपा वाले दिन दिहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं। वो किसी को नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने ये लोग पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई रेड नहीं की गई है। छापे की कार्रवाई करने रिटर्निंग ऑफिसर की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस सिर्फ सहयोग के लिए पहुंची है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमें सी विजिल एप्लीकेशन पर कैश बांटने की शिकायत मिली थी। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसे वेरीफाई किया जाता है। हमारी टीम कपूरथला हाउस पहुंची है, हालांकि अभी तक आवास में दाखिल नहीं हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी का मतलब झूठ, फरेब और धोखा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बरसे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने रैलियां की और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंका। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज चंद दिनों का समय रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा ने चुनावी रैलियां की हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पानी के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है और इसी कड़ी में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर वाले बयान का बाद अब यमुना का पानी पी के दिखाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल पर राजनाथ सिंह भी बरसे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं आऊँगा तो 3 साल के अंदर यमुना नदी को साफ कर दूंगा और पीने लायक पानी बना दूंगा। अब नहीं कर पाए तो कहते हैं कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भाजपा ऐसी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को जहर पिलाएगा? उन्होंने खुद यमुना नदी में जाकर पानी पीकर दिखा दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। वो एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? ये हरियाणा को दिल्ली से लड़वाने वालों और जनता में डर पैदा करने वालों को राजनीति से छुट्टी कराने की तारीख 15 फरवरी है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि यमुना पानी को साफ कर दूंगा, लेकिन उन्होंने इसके सफाई में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आज भी यमुना पानी में झाग ही दिख रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप ने हाथ खींचा तो लड़खड़ा जाएगा WHO। मौके की ताक में है चीन। भारत पर क्या पड़ेगा असर? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही एक्शन के मोड में हैं। कभी चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका में मिलाने की बात, या अवैध प्रवासी नागरिकों को अमेरिका से बाहर करना, एक के बाद एक त्वरित फैसले से दुनिया हैरान है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ सभी काम बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही WHO में काम करने वाले सभी अमेरिकी कर्मियों को भी वापस बुलाने को कहा है। ट्रंप WHO से इतना नाराज़ क्यों है? ये नाराज़गी अभी शपथ लेने के बाद से है या पिछले कार्यकाल से? WHO की भूमिका पर ट्रंप क्यों सवाल उठाते रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि WHO को अमेरिका से वार्षिक फंड यानी अनुदान के रूप में मोटी राशि मिलती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत बनाएगा खुद का जनरेटिव AI मॉडल और इसी साल होगी लॉन्चिंग। अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि AI मॉडल की तेज होती रेस के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि OpenAI के ChatGPT और चीन की DeepSeek
की तर्ज पर भारत भी अपना जनरेटिव AI मॉडल लॉन्च करेगा। उड़ीसा में एक समारोह में ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस मॉडल को इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में कम से कम 6 ऐसे बड़े डेवलपर्स हैं जो अधिक से अधिक 6 से 8 महीने में AI मॉडल बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक मजबूत AI इकोसिस्टम बनाने के लिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी होना सबसे ज़रूरी है। भारत के AI मिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स स्थापित करने को प्राथमिकता दी है। मंत्री ने आगे कहा कि इंडिया AI कंप्यूट फैसिलिटी ने उम्मीद से बढ़कर शुरुआत की है और उसने लगभग 19,000 GPU हासिल कर लिए हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।